Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 13th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 13 मई 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बोर्नियो आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसका आंसर आप सभी लोगों को मालूम होगा। क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसक्राफ्ट। देखो ऑप्शन में 4 चीज़ों के नाम दिए गए हैं और इन चारों में से बताना यह है कि कौन सा एक स्पेसक्राफ्ट है। ऑप्शन ए एपोफिस, ऑप्शन बी कैसिनी, ऑप्शन सी स्पिट्जर या फिर ऑप्शन डी टेक्सार। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। बात यहाँ पर की जा रही है रिटेल इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई की। जो महंगाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है पिछले 8 सालों के अंदर। अगर हम लोग देखें तो इतना ज़्यादा हायर रेट अभी तक नहीं पहुँचा है जितना हमने अप्रैल 2022 के अंदर देखा। तो अप्रैल 2022 का डेटा यहाँ पे कवर किया गया। अप्रैल के महीने में जो ये रिटेल इन्फ्लेशन है ये 7.8% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुँच चुका है। अब वो लिमिट क्या है आपको पता होगा, आरबीआई ने लिमिट ये सेट कर रखी है 4+-2 की। मतलब जो ये इन्फ्लेशन है वो कम से कम 2% होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6% के आसपास का होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो 6% की लिमिट है वो यहाँ पर क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है अप्रैल 2022 के अंदर। न केवल अप्रैल के अंदर, अप्रैल से जो पहले वाला महीना है मार्च 2022 के अंदर, वहाँ पर भी जो इन्फ्लेशन है वो 6.95% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर उसके बाद एक डेटा आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इस डेटा में पिछले 8 साल का कवरेज दिया गया है। इनफैक्ट 2014 के अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हुआ था जब इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 8% के आसपास चल रहा था। लेकिन बीच में यहाँ पर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अब मार्च अप्रैल के महीने में आप देख पाओगे इन्फ्लेशन वापस से वो 8% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर 8 साल बाद वापस से ये सिनेरियो देखने को मिला है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि क्या कारण हो सकते हैं। देखो बहुत सारे कारण हैं कि लगातार हम देख पा रहे हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो दुनिया भर में बढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो कच्चे तेल का दाम है वो बढ़ चुका है। अब उसकी वजह से फूड के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इन सब चीज़ों के दाम बढ़ते हुए नजर आए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, उससे ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं, सब आपस में यहाँ पर इंटरलिंक आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर उसके बाद अलग अलग रेट्स बताए गए, इस महीने में इतना, इस महीने में इतना है, पिछले साल इतना। तो यहाँ पर इतने सारे रेट्स को याद रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आप लोग इतना ही याद रख सकते हो कि अप्रैल और मार्च के महीने में क्या देखने को मिला है। और ये भी यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रखना है, क्योंकि होगा क्या, इसके ऊपर कल हम लोग एक एडिटोरियल देखेंगे। कल एक एडिटोरियल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि लगातार एक जो बड़ी न्यूज़ आती है फ्रंट पेज पर, फिर उसके अगले दिन यहाँ पर एक एडिटोरियल पब्लिश हो जाता है। तो आज हमने इसको पढ़ लिया, कल उसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा डेटा नहीं याद करने के लिए, और ये जो रेट है ये चेंज होता रहेगा, तो इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान रखो, अदरवाइज़ यहाँ पर इसको जाने दो।
लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ लिया, अब ऑब्वियसली हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो क्या इतना पढ़ना इनफ होगा ये आपको ही पता है? नहीं। क्वेश्चन जो बनेगा क्या ये पूछा जाएगा अप्रैल के महीने में क्या इन्फ्लेशन रेट था? नहीं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है इन्फ्लेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करें रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन ही क्या है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, होलसेल इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये पता होना चाहिए। जब आप लोग इकॉनमी की बुक उठाओगे तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक यहाँ पर और भी जो क्वेश्चन है जो आते हैं हमारे एग्जामिनेशन वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग उन बेसिक से कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं जो कि हम लोग डेली बेसिस पर अपने वीडियोस के अंदर कवर करते हैं हर एक चीज़ को। तो इन्फ्लेशन होता क्या है ये सबको पता है कि राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ जाना। जो हमारे फूड हो गया, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारा जो प्रोडक्ट है उसके दाम बढ़ जाना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन ये एक टर्म हो गया, एक दूसरा टर्म होता है डिफ्लेशन, यानी कि महंगाई कम हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन समझ में आया। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है इंडिया के अंदर? देखो, इसको मेजर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर इस इन्फ्लेशन को मेजर करता है। फिर एक क्वेश्चन और है, इस इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है? तो मेजर करने वाली बॉडी के बारे में समझ में आ गया। इसको मेजर किया जाता है दो तरीके से, आप देख पाओगे, एक है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहाँ पे CPI मतलब हमारा जो रिटेल के लेवल पर डिस्कशन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे आर्टिकल में भी मेंशन है, अप्रैल का जो CPI इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि फ्यूल के दाम बढ़े, फूड का कॉस्ट बढ़ा है, इसकी वजह से। ठीक है, तो यही डिफरेंस हमें क्लियर करना है कि आखिरकार ये WPI और CPI होता क्या है। फुल फॉर्म आपने समझ ली है, अब इसको समझो। देखो, जो WPI होता है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर जो प्राइस हम लोग देख रहे हैं, जो प्राइस को मेजर कर रहे हैं, वो हम लोग बल्क वाले मटेरियल के ऊपर देख रहे हैं, यानी कि जो थोक में सामान खरीदा जा रहा है, इकट्ठा सामान खरीदा जा रहा है। तो वो जो बल्क वाले कंडीशन पर जब हम आते हैं, वहाँ पर अगर जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है उसके मेजरमेंट को हम लोग यहाँ पर WPI के अंदर देखते हैं। फिर उसी प्रकार से CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर कैलकुलेट करता है कि जो बेसिक से कमोडिटीज़ हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, इंडियन कंज्यूमर्स यहाँ पर अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसको ख़रीद रहे हैं ताकि हम लोग उसको कंज्यूम कर सकें। तो इन प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, वो हमारा आता है CPI कैटेगरी के अंदर। तो सिंपल सी बात है, WPI होलसेल लेवल पर, CPI हमारा रिटेल लेवल पर। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये जो महंगाई बढ़ जाती है, इतनी देखने को मिल जाती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, कई सारे कारण हो सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है इसको लेकर। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। सबसे पहला आप देख पाओगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है, मतलब किसी प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी सप्लाई काफ़ी कम हो चुकी है, तो क्या होगा, उसके दाम बढ़ जाते हैं। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर ही दाम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो पहले कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 रुपये का, अब वो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, वो 10 रुपये नहीं, वो 12 रुपये में बन रहा है, तो मार्केट में भी थोड़ा सा महंगा उतरेगा। तो जो प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाती है वो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएगा। देन बिल्ट इन इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो वर्कर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो सैलरीज़ हैं, वेजेस हैं, वो बढ़ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उनको भी ज़िंदगी जीनी है। तो उसके लिए यहाँ पर बॉस से बोलते हैं कि भाई हमारी जो वेजेस है, जो हमारी मजदूरी है, जो हमारी सैलरीज़ वगैरह हैं, उसको भी इंक्रीज़ करो। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में भी आप देख पाओगे जो महंगाई बढ़ती हुई नज़र आती है वो हमारा बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पाओगे ये हो गए हमारे इन्फ्लेशन के कॉजेज़। देन ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि हमने अभी डिस्कस किया इन्फ्लेशन के अंदर दो प्रकार से मेजर किया जा रहा है, CPI, WPI। CPI और WPI को थोड़ा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले बन भी चुका है और डेफिनेटली आगे भी हेल्प करेगा। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, एक रिटेल लेवल पर सामान को खरीद रहे हो, जो कंज्यूमर है वो डेली बेसिस पर अपने यूज़ के लिए सामान को कंज्यूम कर रहा है, उसका जो दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसी के डिफरेंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं CPI के अंदर में। अब जो ये CPI इंडेक्स होता है, इसको रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू, और इसके अंदर क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपको बता दिया कि जो बेसिक से कमोडिटीज़ हैं उसका यहाँ पे प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है।
जो सीपीआई होता है वो हमारा 4 प्रकार का देखने को मिलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, देन सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, देन सीपीआई फॉर रूरल लेबरर, देन उसके बाद सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंबाइन, यानी कि जो गांव वाला शहर वाला है दोनों को कंबाइन करके भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये अलग अलग यहाँ पर आपको इसके 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। जो पहले आपको 3 देखने को मिलेंगे यानी कि इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और रूरल, इन तीनों को कंपाइल कर कर जो प्रस्तुत किया जाता है वो यहाँ पे करने वाली बॉडी है लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इसको कंपाइल करता है। बाकी जो ये आखिरी वाला आपको देखने को मिल रहा है इसको कंपाइल किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। फिर उसके बाद इसका जो बेस ईयर है वो 2012 का आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पे जब भी कंपेयर करते हैं महंगाई को तो हम लोग 2012 का एक बेस ईयर लेते हैं, तब से हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको समझ में आ ही चुका है कि जब गुड्स होंगे जो खरीदे जाएंगे या उसका व्यापार होगा बल्क के अंदर, इकट्ठा थोक के सामान के अंदर यहाँ पर जब होगा ये काम, तो उसके जो प्राइसेस के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो हमारा WPI की कैटेगरी आती है। इस WPI को पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पर इसको पब्लिश करता है। फिर उसके बाद इसका भी जो बेस ईयर है वो आपको 2011-12 का ही देखने को मिल जाएगा। तो CPI WPI आई होप आपको सब कुछ इकट्ठा एक साथ क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। एक सपोर्ट चाहिए होता है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके एक सपोर्ट दिखा सकते हो। एक टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक का, तो यहाँ पर उसको पहुँचा देना। आगे आते हैं, यहाँ पर आता है एक अगला आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल से बन सकते हैं। बात की गई है फिनलैंड की। फिनलैंड यहाँ पर एक कंट्री है, जो फिनलैंड के लीडर हैं इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि वे हम लोग को नेटो की मेंबरशिप चाहिए। अब अगर ये फिनलैंड नेटो की मेंबरशिप लेता है ना तो इसके बाद हम लोग देख पाएंगे जैसा यूक्रेन के साथ हो रहा है वैसा फिनलैंड के साथ होगा। फिर तो यहाँ पर यूक्रेन के साथ भी तो यही मुद्दा था, यूक्रेन जा रहा था नेटो को ज्वाइन करने बार बार, रशिया मना कर रहा था, अब यूक्रेन मान नहीं रहा था तो ये हाल हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। उसी प्रकार का सिनेरियो आने वाले टाइम पर फिनलैंड के साथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिनलैंड अब यहाँ पर उठा रहा है अपनी आवाज़ और फिनलैंड यहाँ पे बोल रहा है कि हमें भी यहाँ पर नेटो ज्वाइन करना है, नेटो की मांग करी है। हालांकि यहाँ पर रशिया ने वार्न कर भी दिया है कि भाई देखो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, एक वार्निंग यहाँ पर आ भी चुकी है रशिया की साइड से। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को थोड़ा सा और अच्छे से एनालिसिस की आवश्यकता है। पहली चीज़ यहाँ पर नेटो है क्या। देखो नेटो अपने आप में एक ग्रुप है 30 कंट्रीज़ का। अब इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप को लीड कर रहा है अमेरिका। एक टाइम था जब ये नेटो बना था, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन नेटो के बारे में देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे रखी है। नेटो की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी के थ्रू। एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम लोग वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। 4 अप्रैल 1949 में नेटो को बनाया गया था। बनाने वाली कंट्री US, कनाडा, फिर उसके बाद और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने मिलकर साथ में इसको बनाया। इस ग्रुप को क्यों बनाया गया था, सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए। सोवियत यूनियन यानी कि जो उस समय पर USSR हुआ करता था। हालांकि USSR बाद में टूट गया था 1991 में, लेकिन नेटो ऐसा ही चलता रहा। तो नेटो को बनाया गया ताकि USSR को टैकल कर लिया जाए। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स यानी बेल्जियम में देखने को मिल जाएगा। और इस नेटो को बनाने का मेजर मकसद था कि जो कंट्रीज़ इस ग्रुप के अंदर हैं उनको इकट्ठा एक यूनिटी में लेकर आया जाए। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा वो मजबूत हो जाए कि आज के टाइम पर नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये बोलता है कि जो 30 कंट्रीज़ है इसके अंदर, जो 30 के 30 देश हैं, उनके अंदर इतनी मजबूती है कि अगर कोई दूसरा देश इन 30 में से किसी एक देश के ऊपर भी अटैक कर दे तो ये 30 के 30 साथ मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये इस प्रकार का आपको नेटो का आर्टिकल 5 बोलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जो बात मैंने आपको बताई है वो आपको यहाँ पर देखने को ही मिल जाएगी, आर्टिकल 5 क्या स्टेट करता है। क्लियर हुआ। अब मैं आपको थोड़े से मैप के ऊपर लेकर चलता हूँ। इस वाले मैप को देखो ज़रा, ये आपको 30 देश देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन तो क्या नेटो के अंदर इकट्ठे 30 देश आ गए, एक बार में 30 देश का ये ग्रुप बन गया? तो नहीं, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे यहाँ पर इसके अंदर कंट्रीज़ ऐड होती हुई चली गई हैं। 1949 में कुछ ये कंट्रीज़ थी, फिर 1952 से लेकर 1990 के बीच में ये कंट्रीज़ ऐड हुई, 1999 में फिर ये कंट्रीज़ ऐड हुई, फिर 2004 से लेकर 2009 में ये कंट्रीज़ ऐड हुई। इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐड होती हुई चली हैं। अभी यहाँ पर अगर एक मैप मैं आप लोग को और दिखाऊँ, एक सेकेंड, यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप अगर हम लोग देखें तो नाटो कंट्रीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, US, मैक्सिको, फिर उसके बाद इधर, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ तक ये पूरा का पूरा नाटो फैला हुआ है।
उस समय पर एक टाइम था नेटो इतना बड़ा नहीं था। मैंने आपको बताया क्या है कि जो नेटो है उसको लाया इसलिए गया था ताकि यूएसएसआर को टैकल किया जाए, क्योंकि उस समय पर क्या था, ये 1990 का मैप आप देख पाओगे, 1990 का। 1990 में इधर एक साइड ग्रुप था, ये जो आपको रेड कलर का ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज़ हैं। इधर यूएसएसआर रशिया की साइड वाली कंट्रीज़ हैं, इधर यहाँ पे अमेरिका की साइड वाली कंट्रीज़ हैं। लेकिन होता क्या है, ये यूएसएसआर टूट जाता है 1991 में, फिर उसके बाद में ये सारी कंट्रीज़ अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, सब यहाँ पे कंट्रीज़ लगभग इसमें से 15 अलग अलग देश निकल कर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप देख पाओगे पहले ये सोवियत यूनियन था, अब ये टूट टाट के छोटा सा, उसके बाद यहाँ पर रशिया बन गया, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे देश यहाँ से निकल कर आ गए। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया। फिर उसके बाद आप देख पाओगे कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। जब यहाँ पे यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद ये जो पिंक वाली कंट्रीज़ है जो कि रशिया की साइड थी, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये कहीं ना कहीं इधर पहुँच गई नेटो के अंदर में। तो इधर पोलैंड, स्लोवाकिया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे नेटो का मेंबर बन गई। तो आज के टाइम पर ये सारे के सारे देश नेटो का मेंबर हैं। क्लियर हुआ? नॉर्वे, डेनमार्क, ये भी यहाँ पे सब नेटो के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उस समय जो फिनलैंड है वो नेटो का मेंबर नहीं बना। फिनलैंड कहाँ पर है? यहीं पर ही ऊपर स्थित है। आप देख पाओगे, मैं आपको अगर मैप दिखाऊं तो इधर ये बाल्टिक नेशन हो गए, लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, इनको बाल्टिक नेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर बाल्टिक सी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये, तो यहाँ पे लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, इसी के ऊपर में आपको ये फिनलैंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिनलैंड ने बोला कि भाई हम भी इसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका मतलब ये जो पार्ट है, ये सारी कंट्रीज़ नेटो का पार्ट है, इसी ग्रुप को हमें भी ज्वाइन करना है, फिनलैंड ने बोला। अब रशिया इसको मना कर रहा है। रशिया नहीं चाहता कि फिनलैंड इस नेटो को ज्वाइन करे। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर फिनलैंड नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका यहाँ पर रशिया के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा। यही मुद्दा यूक्रेन के साथ में हुआ था। यूक्रेन से भी यही बोला था कि नेटो को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर हम देख पाएंगे फिनलैंड के अंदर भी इस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएगी। फिनलैंड की कैपिटल आपको हेलसिंकी नज़र आती है। और आपको फिनलैंड के बारे में बता दूं, फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री के अंदर आपको 5 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी कंट्री हैं? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज़ मिलकर नॉर्डिक कंट्री बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि रिसेंटली नॉर्डिक समिट हुआ था, तो इस वजह से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में और डिटेल से जानना है तो इसके ऊपर एक वीडियो में बना चुका हूँ। आप लोग सिंपल से यूट्यूब पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना व्हाट आर नॉर्डिक कंट्रीज़ बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग उसको देख सकते हो आराम से जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्लियर हुआ? अभी हम लोग टॉपिक पर आते हैं वापस। तो फिनलैंड के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली गई। क्या क्या मुद्दा चल रहा है आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे अगर फिनलैंड नेटो का पार्ट बनता है, अमेरिका आकर बैठता है, कोई भी अगर ऊंच नीच होती है, कोई भी विवाद होता है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ अटैक होता है फिनलैंड की साइड से इधर, तो रशिया भी रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ करेगा। रशिया भी यहाँ पर अटैक कर देगा। अगर रशिया ने किसी के ऊपर भी यहाँ पर अटैक कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये फिनलैंड नेटो का पार्ट होगा तो मतलब ये सभी देशों के ऊपर अटैक हुआ है, फिर सब साथ मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो रशिया बेसिकली अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। एक प्रॉपर एनालिसिस इस पूरे आर्टिकल का मिल चुका है। मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, नॉर्डिक कंट्री वगैरह के बारे में ये सब कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्स से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बात की गई है ब्लैक होल के बारे में। काफ़ी कुछ जानने को है। तो कुछ साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट ने यूज़ किया है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। आपने इस टेलीस्कोप के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। इनफैक्ट जो हमारे पास पहले वाले ब्लैक होल की इमेज है वो भी हमने इसी टेलीस्कोप से ली थी। अभी तक हमारे पास ब्लैक होल को लेकर एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी ये जो टेलीस्कोप है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इसने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया 300 और भी रिसर्चर्स के साथ में। उस कोलैबोरेशन के बाद में क्या हुआ है, एक और ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर किया गया जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में। ठीक है, अब गैलेक्सीज़ के अंदर सेंटर में आपको ब्लैक होल देखने को मिल जाता है, तो एक और ब्लैक होल को कैप्चर किया गया है। उससे पहले अभी तक हमारे पास एक पहले ब्लैक होल की जो इमेज है वो साल 2019 में मिली थी। 2019 में जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है इसने यहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्चर्स के साथ में एक हिस्ट्री यहाँ पर रच दी और पहली बार एक ब्लैक होल का इमेज निकाल कर दिया। और जो पहले वाला हमारे पास ब्लैक होल का इमेज है वो गैलेक्सी मेसियर 87 के बीच में था। ठीक है, मैंने आपको बताया देखो ब्रह्मांड में बहुत सारी आपको गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल सा बनता है कि अगर हम लोग बात करें हमारी गैलेक्सी के पास में कौन सी गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के सबसे बराबर में कौन सी गैलेक्सी आपको देखने को मिलती है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इन्हीं गैलेक्सीज में ब्लैक होल भी होते हैं।
यहाँ पे आप देख पाओगे ये गैलेक्सी मेसियर 87 थी, जिसके अंदर सबसे पहला ब्लैक होल पाया गया था, जिसकी एक इमेज हमारे पास थी। लेकिन अभी एक और ब्लैक होल की इमेज निकल कर आती है, ठीक है, एक और ब्लैक होल की इमेज हम लोगों को मिल जाती है। लेकिन वो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है? वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में देखने को मिलती है। ये यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब साइंटिस्ट ने जो है ये सारी चीज़ें रिवील करी हैं थर्सडे में, यहाँ पर ये सब कुछ बताया है कि भाई यहाँ पे मिल्की वे में पहली बार एक ब्लैक होल देखा गया है, उसको कैप्चर किया गया। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन ली थी, और इसी के चक्कर में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी थी ब्लैक होल को लेकर, ठीक है, वो यहाँ पर एक तरीके से रियलिटी में, या फिर आप कह सकते हो वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। क्लियर हो गया? अब ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया है, जो ये इमेज है सैगिटेरियस ए करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको पूरा का पूरा इसका नाम SGRA करके देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो इमेज है सैगिटेरियस ए, इसने पूरा सपोर्ट दिया इस आइडिया को। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इस ब्लैक होल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और कुछ भी डिटेलिंग आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे पुराने वाले ब्लैक होल के बारे में चर्चा की गई है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2016 वाला केस के बारे में। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ ब्लैक होल पढ़ लिया, ब्लैक होल के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो इस आर्टिकल को पढ़ने का भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं कि यार ब्लैक होल होता क्या है। तो अगर ये नहीं पता है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं कि ब्लैक होल क्या है, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो इस आर्टिकल को GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्स रिलेट कर पाओगे, मैंने आपको बता दिया। जो ब्लैक होल का सबसे पहला इमेज है वो हमारे पास आया था, कुछ साइंटिस्ट थे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के, यहाँ पर इन्होंने पहले एक इमेज यानी कि ब्लैक होल का सबसे पहला इमेज लेकर आए थे। जो ब्लैक होल है ये कहाँ पे लोकेटेड था? जो पहले वाला ब्लैक होल है वो गैलेक्सी मेसियर 87 के बीच में देखने को मिला था, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ये जो पहले वाला ब्लैक होल है वो लगभग पृथ्वी से 53 मिलियन लाइट ईयर्स अवे देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो ब्लैक होल है इसके अंदर जो वज़न है वो लगभग 6.5 बिलियन सन्स के जितना यहाँ पर वज़न देखने को मिल जाएगा। ये जो इमेज है ये पॉसिबल हो पाई है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की वजह से, और अभी जो इमेज मिली है वो भी यहाँ पर इसी टेलीस्कोप की वजह से पॉसिबल हो पाई है। इस टेलीस्कोप ने यहाँ पर इमेजेस दिए हम लोग को ब्लैक होल को लेकर, ठीक है। अब मैंने देखो इसमें कुछ और ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है, पता है क्यों? यहाँ पे टेलीस्कोप के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो टेलीस्कोप है इसकी पावर इतनी है कि एक इंसान की जो आंख है उससे 3 मिलियन गुना ज़्यादा यहाँ पर शार्पर ये टेलीस्कोप है। तो वो सारी बातें बताई गई हैं, तो वो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था इस आर्टिकल का वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम ब्लैक होल के बारे में सीख रहे हैं। जो ब्लैक होल टर्म है इसको सबसे पहली बार लाया गया था 1960s में, एक अमेरिकन फिजिस्ट थे जॉन आर्कबेल्ट व्हीलर, ये यहाँ पर इसको लेकर आए थे। अब जो ब्लैक होल है ये बेसिकली रेफ़र करता है कि भाई हमारे जो स्पेस है, जो हमारा अंतरिक्ष है, उसके अंदर एक पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और उस पॉइंट पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ब्लैक होल अपने आप में सारी चीज़ों को खींच लेता है, सभी चीज़ों को अपने अंदर यहाँ पर खींच लेता है, चाहे कुछ भी आ जाए उसके सामने, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जो लाइट है ना, लाइट तक उसमें से पार नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देख पाओगे लाइट अगर उसके अंदर पड़े तो यहाँ पर वो पार नहीं हो सकती। इस प्रकार से आपको ये ब्लैक होल देखने को मिलता है। ब्लैक होल के बारे में कुछ थ्योरी वगैरह वो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने दी थी 1915 के अंदर में। अब ब्लैक होल की कुछ लेबलिंग के बारे में चर्चा की गई है। ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होता है, यानी कि ब्लैक होल के जो एक तरीके से बियॉन्ड वाला हिस्सा आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग इवेंट होराइजन बोलते हैं। ये एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब है कोई सामान उसके अंदर गया तो यहाँ से रिटर्न नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पर ब्लैक होल आपको स्पेस में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ी ग्रेविटी देखने को मिलती है कि कुछ भी सामान जाएगा तो वहाँ से वो फिर भाग नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, और उसका रिटर्न इम्पॉसिबल है। अब ब्लैक होल दिखता कैसे, चलो मैं आपको थोड़ी बहुत इमेजेस दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक इमेज है, ये होगा ब्लैक होल, बीच में यहाँ पर आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। इसके आसपास एक एक्रीशन डिस्क होती है, ये एक इवेंट होराइजन है, यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आपको याद होगा, ठीक है, कि कुछ भी अगर गया तो फिर यहाँ से वापस आना मुश्किल है। ये आप देख पाओगे ये ब्लैक होल का एक इमेज है। उसके बाद इस प्रकार से ब्लैक होल का आपको ये इमेज देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पर दिए गए हैं, ये सब आपको मैं PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्लियर हुआ? आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने इस आर्टिकल से सीख लिया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
देन उसके बाद यहाँ पर आता है एक और छोटा सा आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटिक्स, आप इसको रिलेट कर पाओगे। बात की गई है कर्नाटका के एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो अभी आने वाले टाइम पर कुछ इलेक्शंस होने वाले हैं अलग अलग लोकल बॉडीज़ के कर्नाटका के अंदर में, ज़िला पंचायत के, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर पालिका काउंसिल के, तो काफ़ी इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन इलेक्शन से पहले कर्नाटका का जो कैबिनेट है इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि जो भाई यहाँ पर हमारा एंटी कन्वर्जन बिल है जिसके बारे में चर्चा 2021 में की गई थी, कर्नाटका एक बिल लेकर आया था, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। तो इसको क्लियर किया जाए, इसके ऊपर थोड़े से स्टेप उठाया जाए, क्योंकि अभी तक ये बिल है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, अभी तक ये एक्ट बना नहीं है। तो बोला गया कि भाई इसके ऊपर काम करना चाहिए। हालांकि इस बिल के अपोजिशन में भी आपको काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका कहना यह है इस बिल को हटा देना चाहिए, इसको वापस रीटेक कर लो, क्योंकि एक ड्रैकोनियन की तरह ये काम करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा इसके बारे में, लेकिन क्या इतना आर्टिकल पढ़कर कुछ समझ में आया? नहीं आया। तो यहाँ पे हमें समझना होगा पहले तो इस एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये कानून लागू होता है। तो ये कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 क्या है? देखो अभी तक ये पास नहीं हुआ है, अभी तक ये बिल है जिसको यहाँ पर आगे क्लियरेंस देने के बारे में चर्चा की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। इस आर्टिकल को जब आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट करोगे तो सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स है, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, ये सारे टॉपिक यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं आपके सिलेबस में, वहाँ से आप लोग इसको आराम से रिलेट कर सकते हो। तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि साल 2021 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस बिल का मेजर मकसद क्या है? देखो इसका मेजर फोकस यहाँ पर यह रहने वाला है कि जो कन्वर्जन है, यानी कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को ज़बरदस्ती, फोर्सफुली या फिर फ्रॉड तरीके से या फिर उसको बहलाकर, फुसलाकर उसके रिलीजन को चेंज करवा देता है तो उसको यहाँ पर ये बिल रोकेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा है एंटी कन्वर्जन, कन्वर्जन को रोकने के लिए यहाँ पर इस बिल को लाया गया है। ध्यान रखना ये जो कन्वर्जन है अगर कोई ज़बरदस्ती तरीके से करवा रहा है, कोई फ्रॉड तरीके से या कोई बहला फुसला कर यहाँ पर काम करवा रहा है तो उसी कन्वर्जन को रोका जाएगा। अगर एक व्यक्ति खुद की मर्जी से अगर कन्वर्ट हो रहा है किसी दूसरे रिलीजन में तो यहाँ पर उसको नहीं रोका जाएगा। ये इस बिल का मेजर फोकस है। और इस प्रकार का जो लॉ है वो आपको दूसरे स्टेट्स में भी देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इन सभी स्टेट्स के अंदर भी आप देख पाओगे ये लॉ वर्क करता हुआ नज़र आता है। अब ये जो कर्नाटका वाला बिल है इसके क्या क्या प्रोविज़न थे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो इसने यहाँ पे बोला ये जो ऑफेंस होगा ना ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। मतलब अगर किसी ने ये काम किया, ज़बरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर फोर्सफुली एक कन्वर्जन करवा दिया, उसका धर्म चेंज करवा दिया, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर सज़ा मिलेगी। और वो जो सज़ा है वो आप देख पाओगे वो जेल की सज़ा है, 3 से 5 साल की सज़ा मिल सकती है और 25,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना लगेगा इस लॉ को वॉयलेट करने पर। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है जो जेल टर्म है इसको 3 से 10 साल भी किया जा सकता है और 10 साल करा भी जाएगा। और ख़ासकर यहाँ पर जो फ़ाइन है वो 50,000 कर दिया जाएगा। कब? जब किसी महिला को या फिर किसी भी पर्सन को, कोई SC/ST कम्युनिटी का है, तो अगर किसी SC/ST कम्युनिटी के व्यक्ति को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है दूसरे रिलीजन में फोर्सफुल तरीके से, बाकी जो कंडीशंस होती हैं वो लगाकर अगर ये काम किया जाता है तो जो सज़ा है वो बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया 10 साल सज़ा हो जाएगी और 50,000 रुपये का फ़ाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो इन लेजिस्लेशंस के अकॉर्डिंग बात करें, जो ये कंप्लेंट्स है कन्वर्जन की वो कोई भी फाइल कर सकता है। मान लो यहाँ पर कोई कन्वर्ट कर रहा है व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर दूसरे को फोर्सफुली तरीके से कन्वर्ट करवा रहा है, अब ये खबर पता नहीं चल रही है, तो जो कंप्लेंट है कोई भी फाइल कर सकता है। फैमिली मेम्बर्स भी फाइल कर सकते हैं, कोई रिलेटिव या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है वो भी यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। फिर उस कंप्लेंट के खिलाफ में स्टेप उठाया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया, देखो जैसे ये लॉ आ जाता है वर्किंग में, अभी लॉ आया नहीं है, जैसे यहाँ पर एक कानून लागू होता है तो इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कन्वर्ट होना चाहता है दूसरे रिलीजन में तो उसको पहले तो भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 30 दिन पहले इन्फॉर्म कर देना है। 30 दिन पहले यहाँ पर इन्फॉर्म कर दो ताकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक प्रॉपरली इंक्वायरी बैठा सके, इंक्वायरी कर सके और यहाँ पर जान सके कि आखिरकार ये रियल पर्पज़ क्या है इस कन्वर्जन का। क्लियर हुआ? देन उसके बाद बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, इस लॉ के आने के बाद में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 30 दिन पहले नहीं बताता है और यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह कर लेता है तो फिर वो जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे नल और वॉइड कहलाएगा, वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर इसके अंदर एक छूट भी है। छूट क्या है? ये बिल एग्जेम्पशन देता है किसको कि मान लो एक व्यक्ति है जो कि ऑलरेडी पहले कन्वर्ट हुआ है
लेकिन अब वो वापस से अपने रिलीजन के अंदर रिकन्वर्ट होना चाहता है, तो उसके लिए छोटा वो अपने आप यहाँ पे सारा काम कर सकता है, उसका कोई भी यहाँ पर कवरेज इस एक्ट के अंदर नहीं दिया गया। क्लियर हुआ? तो ये सारे के सारे प्रोविजंस आपको कर्नाटका एंटी कन्वर्जन बिल में देखने को मिल जाएंगे। अब यही जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं पूरे भारत में आपको काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिलते हैं, और हमारे संविधान में कहाँ पर ये चीज़ स्टैंड करती है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 आपको गारंटी देता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, ये सारे राइट्स आपके पास में हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि किसी भी व्यक्ति को, देखो अपना रिलीजन आप परफॉर्म करो, उसका प्रसार करो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे फोर्सफुली आप दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उसकी विश के अगेंस्ट में यहाँ पर दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा संविधान भी बोलता है जिसके बेसिस पर ये एंटी कन्वर्जन लॉज लाए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? देन उसके बाद में यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर बहुत लंबे समय से काम किया जा रहा है, काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा की जाती है। प्राइवेट मेंबर बिल को भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन पार्लियामेंट ने प्रॉपर यहाँ पर इसका रिस्पॉन्ड दिया नहीं है, पार्लियामेंट की साइड से यहाँ पर इसको अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर ये वाला आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर पाओगे। बात ये है जो भुखमरी का खतरा है ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और ये और भी बढ़ सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इंडिया के अंदर जो फूड प्रोडक्शन है वो लगातार कम हो सकता है, 16% से हम लोग ड्रॉप देख सकते हैं, भारत के अंदर जो खाने हैं उसकी कमी पड़ सकती है, और इसकी वजह से जो भुखमरी है वो 23% से बढ़ सकती है 2030 तक, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। और इस सब चीज़ों के पीछे का कारण है क्लाइमेट चेंज, लगातार गर्मी बढ़ रही है, लगातार पोल्यूशन हो रहा है वो। अब ये सारी बातें किसने बताई हैं? देखो ये सारे कुछ प्रेडिक्शन है, एक भविष्यवाणी की जा रही है 2030 तक ऐसा हो सकता है। इन सब प्रेडिक्शन को करने वाली एक बॉडी है जिसका नाम है IFPRI, यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये IFPRI क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो इस बॉडी को 1975 में बनाया गया था, 47 ईयर्स पहले। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी यहाँ पर इनका फ़ायदा कमाने का मकसद नहीं है। इनका फोकस होता है कि भाई जो भुखमरी है इसको एंड करना, ठीक है, जो गरीबी है उसको एंड करना, और एक फूड सिक्योरिटी को लेकर आना, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना, न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना, इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्क करती है। इसका लोकेशन वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा, और दुनिया भर में ये सर्व करने वाली बॉडी है। और इसके अंदर जो की पीपल हैं वो सबसे पहली बात इसके डायरेक्टर जनरल हैं जोहन स्वेनन। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो IFPRI के बारे में, मतलब इसका फोकस क्या है इतना ज़रूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी ने यहाँ पर ये सारा डेटा दिया, इन्होंने प्रोजेक्शन किया कि भाई ऐसा हो सकता है 2030 तक कि फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है और जो भुखमरी है वो बढ़ सकती है। 2030 तक जो नंबर ऑफ़ इंडियंस हैं वो काफ़ी सारे लोग सफ़र कर सकते हैं। बोला गया 73.9 मिलियन लोग भुखमरी से सफ़र कर सकते हैं 2030 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकता है जैसे जैसे यहाँ पर ये डिपेंड करेगा बात पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पर जो टोटल फूड प्रोडक्शन इंडेक्स है इसके अंदर हम लोग ड्रॉप देख सकते हैं, इसके अंदर कमी देख सकते हैं, यानी कि फूड का प्रोडक्शन लगातार कम हो सकता है आने वाले टाइम पर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो फसल का प्रोडक्शन है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर ये डेटा बोलता है। फिर उसके बाद देखो काफ़ी सारा डेटा दिया गया है 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक, यही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप देख पाओगे इसमें एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई, 2030 तक क्या होगा, जो मीट प्रोडक्शन है वो डबल हो सकता है साउथ एशिया के अंदर में, वेस्ट के अंदर और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई दुनिया में और कौन से हिस्सों के अंदर ये जो भुखमरी है वो बढ़ सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वहाँ पर जो रिस्क बढ़ सकता है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हमें इंडिया के ऊपर फोकस करना है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा मिलता है कि हाँ 2030 तक आखिरकार क्या हो सकता है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट है, IFPRI की रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये बोलती है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, इसको GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। बात की जा रही है उज्ज्वला LPG स्कीम के बारे में, या फिर आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा जिसको PMUVY के नाम से जानते होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जहाँ पे LPG सिलेंडर्स के बारे में चर्चा की जाती है। तो LPG सिलेंडर को देने के बारे में यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया था, लेकिन बोला गया कि इसमें इस स्कीम के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इशू यह है कि 90 लाख के आसपास जो बेनिफिशरीज़ हैं, यानी कि 90 लाख लोग जो कि इस स्कीम में फ़ायदा ले रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पर अपने सिलेंडर्स को वापस रिफ़िल नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार
ले लिया सिलेंडर, क्योंकि उसको वापस से रिफ़िल करवाना होता है, तो यहाँ पर वो रिफ़िल के लिए वापस से नहीं जा रहे हैं, ऐसा बताया गया। साल 2021-22 के अंदर ये 90 लाख लोगों का डेटा निकल कर आया है। ये हमारे पास डेटा है। फिर उसका एक चार्ट दिया गया। इस चार्ट के अंदर आप देख पाओगे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जो एलपीजी कवरेज है वो 98% का है, लेकिन जो घर हैं ये सब जो 98% का कवरेज तो है, लेकिन इसमें से 80% से भी कम लोग यहाँ पर एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफिलिंग वगैरह नहीं करवा रहे हैं लोग, वापस से यहाँ पर सिलेंडर्स को रिफ़िल नहीं करवा पा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है और ये सारे स्टेट्स का डेटा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई आपको थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। और जो हमारा आरटीआई है, ठीक है, इसके थ्रू पता ये चलता है कि लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर कस्टमर्स ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिफ़िल करवाया है, और सिर्फ एक बार रिफ़िल करवाया है, उन्होंने वापस से रिफ़िल नहीं करवाया। तो रिफ़िलिंग के अंदर प्रॉब्लम्स है, लोग रिफ़िल नहीं करवा रहे हैं अपने एलपीजी सिलेंडर्स को। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस स्कीम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि हाँ कितने लोगों ने रिफ़िल करवाया नहीं करवाया, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इस स्कीम के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये पिछले साल भी चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पर 2.0 स्कीम को लेकर आया गया था। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका फेज़ 1 है, मतलब स्टार्टिंग में इसको लाया गया था साल 2016 के मई के महीने में, ताकि जो ये एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसके कनेक्शन हम लोग देख सकें जो भी गरीब घर हैं उनको। उसके बाद यहाँ पर इसका फेज़ 2 आया, जहाँ पे मेजर फोकस था हमारा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब इस उज्ज्वला स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग वेमेन को एम्पावर कर सकें, उनकी हेल्थ को हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें। तो उनकी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। इसका आंसर यह है कि देखो आज के टाइम पर बहुत सारे गाँव में खाना वगैरह बनाया जाता है, अनक्लीन कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जलाई जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, टॉक्सिकनेस निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस घर के अंदर जो बच्चे हैं प्लस यहाँ पे जो महिला हैं वो लोग यहाँ पर सफ़र करते हुए नज़र आ रही हैं, बूढ़े लोग वो सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी वजह से वो जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा, और उससे जो रेस्पिरेटरी इलनेस वगैरह यानी कि जो बीमारियाँ वगैरह हो रही हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी। फीचर्स के बारे में बात करें, जो स्कीम है ये बेसिकली यहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ देता है, लगभग कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है, लगभग 1600 रुपये का हर एक एलपीजी कनेक्शन के ऊपर। और ये जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइंस वालों को दिया जाता है, जो गरीबी की रेखा है, जो कि उससे नीचे स्तर वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर ये एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। क्लियर हो गया? अब इसका टारगेट देखो ये है, हम लोगों ने उज्ज्वला 1.0 को जब लेकर आए थे तो हमारा टारगेट था कि हम लोग लगभग 50 मिलियन वेमेंस को यह एलपीजी कनेक्शन दे सकें जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे में आ रही हैं। मार्च 2020 तक हम लोग को ये काम करना था। हालांकि यहाँ पर अगस्त 2018 में जो वेमेन है अलग अलग 7 कैटेगरी से, इनको भी इस स्कीम के अंडर में लेकर आए, यानी SC ST प्लस यहाँ पर कुछ और लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग स्कीम्स में है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में है, अंत्योदय अन्न योजना में, फॉरेस्ट ड्वेलर, और भी बहुत बैकवर्ड क्लासेस के हो गए, टी गार्डनर्स, आइलैंड्स वाले लोग हो गए, उन सबको भी यहाँ पर कवरेज देना स्टार्ट किया इस स्कीम के अंदर में। फिर उसके बाद उज्ज्वला 2.0 आया, यानी कि इस स्कीम का फेज़ 2 लॉन्च किया गया। इसके अंदर यहाँ पर एडिशनल 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई है। सरकार ने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि हमारा एक टारगेट है, हम लोग लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में 21 लाख घरों के अंदर पाइप के थ्रू जो गैस जाती है वो हम लोग पहुँचाएंगे। तो ये फोकस किया गया फेज़ 2 के अंदर में। अब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जो ये उज्ज्वला स्कीम है इसका अचीवमेंट क्या है, इसने कितना कुछ अचीव किया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो उज्ज्वला स्कीम का जो पहला फेज़ है इसने लगभग यहाँ पर 8 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को, जो कि इसमें दलित ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, इन सभी को फ्री में ये कुकिंग गैस कनेक्शन दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बढ़ता हुआ नजर आया है हमारे कंट्री के अंदर, नो डाउट। पिछले 6 सालों के अंदर लगभग 11,000 से ज़्यादा भी नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स ओपन कर दिए गए हैं। प्लस इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है लो कंजम्पशन ऑफ रिफिल्स। वही मैंने आपको बताया कि भाई दिक्कत यहाँ पर यह है कि एलपीजी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई इसको रिफ़िल नहीं करवाया गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पर इस स्कीम के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर एक सुधार की आवश्यकता है जिसको लेकर हम चर्चा कर भी रहे हैं। क्लियर हुआ? अब चलते हम लोग डायरेक्टली अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो आज हमारे पास काफ़ी सारे एडिटोरियल हैं और बहुत इंटरेस्टिंग से आर्टिकल्स हैं जिनका डिस्कशन करेंगे। ये वाला आर्टिकल ज़बरदस्त है, यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर मैरिटल रेप के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? आज का मेंस का क्वेश्चन है एग्जामिन द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया।
देखो अभी इन्फ्लेशन को लेकर हमने स्टार्टिंग में एक आर्टिकल कवर किया है, आपको यहाँ पर बताना है कि आपको बताना यह है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भारत के अंदर आपको महंगाई देखने को मिल जाएगी, और फिर उसके बाद डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है इसको लिखना है। 250 शब्दों में यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। लिखने के बाद कहाँ पर सबमिट करना है, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने एक मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप भी ओपन होगा। उस वाले ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उस क्वेश्चन के नीचे कमेंट लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पर जैसे आप टैप करोगे आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे आप अपने आंसर राइटिंग को सेंड कर सकते हो। और डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आंसर को लिख रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करें, तो आप भी ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। ओके, तो ये हमारा आज का सबसे पहला एडिटोरियल है जो कि बात करता है डीलिमिटेशन के बारे में। आपको पता होगा रिसेंट डेज में डीलिमिटेशन कमीशन बैठा था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और यहाँ पर इन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट अपनी यहाँ पर प्रस्तुत कर दी है। उस फाइनल रिपोर्ट के बारे में ऑथर ने चर्चा की है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या गैप्स हैं वो बताया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, वो सारी बातें यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हैं। एक एक करके समझेंगे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कमीशन है इसको सेटअप किया गया था हमारी केंद्र सरकार के थ्रू। इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर यहाँ पर चेंजेस करे जाएँ। पहली चीज़, ये जो डीलिमिटेशन है इसको हम लोग हिंदी में परिसीमन बोलते हैं। ये होता क्या है, देखो डीलिमिटेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्राइंग द लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली ऑफ लोकसभा सीट इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी एज पर द इलेक्शन कमीशन। नहीं समझ में आया, अब समझो। देखो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो एक एरिया है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर में 2019 से पहले सिचुएशन अलग थी। 2019 के बाद में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिया था, है ना, उसको हटा दिया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन बदल गया। जम्मू एंड कश्मीर को बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया। पहले ये सब एक हुआ करता था, अब चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वहाँ पे सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग होना चाहिए, है ना। असेंबली सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख सब एक था, लेकिन क्या हुआ, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने एक असेंबली दे दी। अब आप कहोगे यूनियन टेरिटरी में तो असेंबली होती नहीं है, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो होती है। यहाँ पे दिल्ली वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कुछ हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर असेंबलीज होती हैं, तो न्यू दिल्ली के अंदर आप देख पाओगे लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी असेंबली आ गई। अब असेंबली यहाँ पर दी गई है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो सीट्स हैं उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो इसी सीट को अभी बढ़ा दिया गया है, और इसी सीट को बढ़ाना या घटाना के जो काम होता है वो डिलिमिटेशन कमीशन संभालता है, और इस बढ़ाने या घटाने के काम को ही हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो एक सिंपल सा फोकस आप दो कि मान लो, मतलब कि देखो एक एरिया है, मान लो इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर साल 2000 और साल 2020 के बीच का कंपैरिजन देखते हैं। साल 2020 में जितनी जनसंख्या थी, क्या साल 2020 में भी उतनी है? नहीं ना। तो साल 2000 में जितनी जनसंख्या थी वो उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होगी 2020 में। अब जब बढ़ चुकी है तो लोगों को अपने एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए अपने एरिया से, उनके एरिया से। यहाँ पर एक एमपी बैठा हुआ है, एमएलए बैठा हुआ है, ठीक है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब जनसंख्या बढ़ चुकी है तो पहले मान लो यहाँ पर एक एरिया था, 4 लोगों पर एक एमएलए बैठा था, अब यहाँ पर ये 8 लोग हो गए, तो क्या अभी भी यहाँ पर एक एमएलए 4 लोगों को देखने वाला है? नहीं। तो क्या होगा, सीट को बढ़ा दिया जाएगा, वहाँ पर एक और सीट यहाँ पर रख दी जाएगी ताकि लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले अपना, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन। और इस डिलिमिटेशन को करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी वगैरह, मतलब एक तरीके से कमीशन बैठाया जाता है, और वो कमीशन यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। क्लियर हुआ। और अब की बार तो यहाँ पर एक खास बात देखने को मिली जम्मू एंड कश्मीर में, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन अब मैं आपको एक मेजर टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, डिलिमिटेशन के बारे में हमारे संविधान पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या मेंशन्ड है। देखो आर्टिकल 82 यहाँ पे बात करता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो डिलिमिटेशन एक्ट को लेकर आता है हर एक सेंसस के बाद में। वही बात हो गई, हर एक सेंसस का मतलब है जनगणना होना। तो मतलब आपको पता है कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, सेंसस होता है, हर 10 साल बाद आपको पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी या घटी है, इस प्रकार का जनगणना होता है। अब पॉपुलेशन बढ़ी है अगर 10 साल बाद में, तो ऑब्वियस ही बात है डिलिमिटेशन भी होता है, डिलिमिटेशन एक्ट को लेकर आया जाता है, और जो सीट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, या इसको कम भी कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है।
क्लियर हुआ। तो डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में आपको आर्टिकल 82 में देखने को मिलेगा। फिर आर्टिकल 170 में भी मेंशन है कि जो हमारे राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से डिवाइड हो सकते हैं अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस डिलिमिटेशन एक्ट के तहत। तो हर 10 साल बाद जो सेंसस होगा तो स्टेट्स के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। तो मतलब सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर आप देख पाओगे डिलिमिटेशन वर्क करता हुआ नजर आता है। और इन चीज़ के लिए जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो एक डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिसाइड तो कमीशन ही करता है ना। क्योंकि अभी भी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो भी बातें आई, सीट को जो बढ़ाया गया है, वो डिलिमिटेशन कमीशन ने ही डिसाइड किया था। क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कमीशन है, इस कमीशन के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं। जैसे इस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और ये कमीशन काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो कि भारत में इलेक्शंस को देखती है। इस डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो इसका कंपोजिशन, मतलब इस कमीशन में कौन कौन होता है, तो इसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर भी होता है। ठीक है, जो राज्य सरकार का इलेक्शन कमिश्नर होगा वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारे लोगों के अंदर में ये पूरा का कमीशन बनता है। और एक क्वेश्चन और होगा, अभी तक हमने कितनी बार इस कमीशन को किया है? तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को लाया गया था 1952 में, और उसके बाद आप देख पाओगे जो डिलिमिटेशन कमीशन है अभी तक 4 बार बैठा है। 4 बार कब कब बैठा? 1952, 1963, 73 और 2002 के अंदर ये बैठा। 1981 और 1991 के सेंसस के बाद में कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। इससे पहले ये 4 बार डिलिमिटेशन बैठता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की। तो अभी ये जो काम किया है ये वैसे देश के लेवल पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो काम किया गया है सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हुआ क्या है जम्मू एंड कश्मीर पर, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक सा मुद्दा समझाया कि आखिरकार भाई डिलिमिटेशन होता क्या है। देखो, इस कमीशन को बनाया गया था, इस कमीशन को सेटअप किया गया। पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इस कमीशन को क्यों सेटअप किया गया? देखो, डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले ये देखने को मिलता था, और अब ये तो आपको पता होगा कि पूरी तरह से एक मतलब कि 2019 में इस एक्ट को लेकर आया गया। 2019 के बाद में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, ये आप सब आपको पता है। इससे पहले यहाँ पर सिचुएशन अलग थी और इसके बाद में सिचुएशन अलग हो चुकी है। यहाँ पे बताया गया पहले वाली सिचुएशन को, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो यहाँ पर रिकमेंडेशंस आई हैं, जो भी इसने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है, उससे पहले वाले सिचुएशन में क्या हाल हुआ करता था। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कश्मीर के अंदर में 46 सीट हुआ करती थी, और जम्मू के अंदर 37 सीट थी, लद्दाख के अंदर 4 सीट दी गई थी, और 24 सीट यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखी गई थी। अभी आपको मैप के थ्रू समझाता। तो यहाँ पर आप लोग ये मैप देख पा रहे होंगे, हमने डिलिमिटेशन के बारे में जाना। एक सेकंड में एक और मैप लेकर आया था, वो मुझे मैप मिल नहीं रहा। अरे यार, कहाँ गया? एक मैप अच्छा सा लेकर आया था मैं, चलो यार कोई बात नहीं मिल रहा। तो इस वाले मैप के थ्रू समझ लेते हैं, यहाँ पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया, ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसने पाकिस्तान ने इसको कब्जा रखा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अक्साई चीन वाला एरिया देखने को मिल जाएगा, इधर चाइना ने इसको कब्जा रखा है, इधर आपको लद्दाख देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं भी डिलिमिटेशन की, जो कि इस वाले पोर्शन में हुआ है। तो आपको ही पता है 2019 के बाद में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। इसके बाद कुछ हिस्सा इधर आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे पूंछ वगैरह एरिया देखने को मिल जाएगा। इस एरिया को जो पाकिस्तान है आज़ाद कश्मीर के नाम से यहाँ पर जानता है। ठीक है, ये कहता है, हालांकि हिस्सा हमारा ही है। तो क्या किया गया कि जम्मू वाला रीजन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, कश्मीर वाला रीजन आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो जम्मू के लिए यहाँ पर मतलब पहले वाली सिचुएशन के बारे में चर्चा करें तो कश्मीर में आपको 46 सीट देखने को मिला करती थी, जम्मू में 37 सीट, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है तो हमारा हिस्सा, तो इसके लिए भी 24 सीट रखी गई थी। लद्दाख के अंदर 4 सीट हुआ करती थी। ये पहले वाला सिचुएशन है। लेकिन अब जो है वो सीट बढ़ चुकी हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब सीट कैसे बढ़ी हैं, कितनी कितनी बढ़ाई हैं, चलो मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखाता हूँ इसके बारे में। एक सेकेंड, वो कहाँ पर मैं ले गया, चलो मैं आपको पॉइंट से कवर करवाता हूँ। मैंने पता है 4-5 पिक्चर लेकर आया था, वो 4-5 पिक्चर पता नहीं कहाँ गए, चलो कोई बात नहीं, PDF में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि भाई जो सीट थी पहले वो क्या थी। अब डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, उसने चेंजेस कर दिए, अब सीट कितनी हो गई हैं, अब सीट बदल चुकी हैं। देखो, जम्मू में पहले कितनी हुआ करती थी 37, यहाँ पर 6 सीट को बढ़ा दिया गया, 6 सीट बढ़ा दी, कितनी हो गई यहाँ पर 43 सीट्स हो गई हैं। ठीक है, कश्मीर के अंदर पहले कितनी हुआ करती थी 46,
एक सीट यहाँ पे बढ़ा दिया गया, यहाँ पे हो गई है 47। उसके साथ साथ अपनी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट वो रखी हुई है एज इट इज़। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये सारी टोटल सीट्स आज के टाइम पर बढ़ चुकी हैं। बाकी इस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिया कि भाई जो कश्मीरी पंडित हैं उसको भी यहाँ पर इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लेकर आओ। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी बोला गया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो डिस्प्लेस पर्सन है जो कि इधर उधर यहाँ पर हो गए हैं उनको भी एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कमीशन के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पर और शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स वाले लोग हैं उनको एक रिजर्वेशन मिला है। तो 9 सीट्स यहाँ पर रिजर्व कर दी गई हैं पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो ये सारा कुछ नया नया हुआ। अब उसके बाद यहीं पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती है। कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाती है? क्योंकि इनका कहना यह है कि भाई जो आखिरी डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में वो 1995 में हुआ था। और उसी समय पर डिसाइड ये कर लिया गया था कि भाई यहाँ पे 2002 के अंदर एक और जम्मू एंड कश्मीर ने अमेंड किया अपना जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, और इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम तक साल 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, अभी साल 2022 चल रहा है, डिलिमिटेशन यहाँ पर कर दिया गया। इसी वजह से यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही कि पहले भाई हमने डिसाइड किया था डिलिमिटेशन साल 2026 से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल से शब्दों में यहाँ पे समझ ली हैं। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे कोविड-19 वगैरह वगैरह के बारे में चर्चा की गई है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक और आर्टिकल है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर इकलौता आर्टिकल है समझने के लिए, वो ये है, ये बात करता है हाइपरटेंशन के बारे में। इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, इंडिया के अंदर ही नहीं केवल दुनिया भर में आप देख पाओगे बहुत सारे केसेस ब्लड प्रेशर के देखने को मिलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए भारत का एक इनिशिएटिव है, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इसने यहाँ पर देखा कि भाई बहुत सारे लोगों के अंदर में लगभग यहाँ पर 2.1 मिलियन इंडियंस के अंदर एक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि देखो पहले तो हाइपरटेंशन के बारे में बताया। हाइपरटेंशन एक तरीके से एक सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक सीरियस हेल्थ इश्यूज़ है जो कि इंडिया के अंदर लगातार ग्रो हो रहा है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद बोला। और इन्होंने बताया कि भाई इसी चीज़ को देखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट है, WHO है, इन सब लोगों ने मिलकर 5 साल के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि हम लोग क्या करेंगे, ये हाइपरटेंशन को मॉनिटर करेंगे। जो भी हाइपरटेंशन के केसेस होंगे उनको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा और उनको ठीक किया जाएगा। हाइपरटेंशन को डिफाइन किया गया है जो एक ब्लड प्रेशर लेवल है उसको लेकर, एक हाई ब्लड प्रेशर का अब देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो एक हाई ब्लड प्रेशर है उसी को हम लोग हाइपरटेंशन के तौर पर देखते हैं। और इंडिया ने इसी चीज़ को देखते हुए 25/25 गोल डिसाइड किया। 25/25 गोल क्या है? तो इसका मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेजर मकसद यह है कि 2025 तक 25% से NCD बीमारियों से जो मौत हो रही है उनको कम कर सकें। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बहुत सारी लोगों की जान जा रही है, अपने समय से पहले उनकी डेथ हो जा रही है, प्रीमेच्योर डेथ हो जा रही है। तो इसी को कम कराया जाए। 2025 तक 25% तक कम करने का फोकस है, इसी वजह से इसको 25/25 बोला गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया नवंबर 2017 के अंदर में। और इसके फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने यहाँ पर फोकस किया है कि जो IHSCI है, मतलब कि जो इंडिया का ये हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, ठीक है, ये इसने कवर किया लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट को। 5 राज्यों के अंदर 26 डिस्ट्रिक्ट कवर करे गए। वो 5 राज्य कौन कौन से? पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इन सभी जगह पर हाइपरटेंशन को लेकर ऑलरेडी काम किया गया है। फिर 2020 तक ये जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का इनिशिएटिव है इसको बढ़ा दिया गया 52 डिस्ट्रिक्ट तक। 52 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा दिया गया लगभग 10 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। तो इन सब एरियाज़ में आप देख पाओगे आज के टाइम पर हाइपरटेंशन को लेकर इनिशिएटिव उठाया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि कितने लोगों ने एनरोल किया इस प्रोग्राम में? तो दिसंबर 2021 तक बात करें तो 19 राज्यों से जो 101 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट में से हम लोगों ने देखा लगभग 21 लाख पेशेंट्स ने जो है एनरोल किया है। 21 लाख पेशेंट ने लगभग 13,821 जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इन्होंने एनरोल किया, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखाया है। और इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये जो पेशेंट्स हैं ये काफ़ी हद तक एनरोल कर रहे थे। स्टेट वाइज प्रोपोर्शंस के बारे में चर्चा की गई, भाई कौन से राज्य से कितने पेशेंट निकल कर आए, तो ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप बस खाली इतना फोकस कर सकते हो कि हाँ ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और
यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मैनेज किया गया है लगभग 2.5 करोड़ इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पे हमारा फोकस है कि अगर हम लोग 2.5 करोड़ लोगों का ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं तो कम से कम यहाँ पर हम लोग 5 लाख लोगों की जान बचा पाएंगे जो कि यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में इतना कुछ कर सकते हैं। आने वाले 10 सालों में हमारा फोकस है कि लगभग 2.5 करोड़ ब्लड प्रेशर्स को मैनेज करें और 5 लाख लोगों की हम लोग जान बचाएं जो कि यहाँ पर दिल के मरीज़ आपको देखने को मिलते हैं। और ये काम कैसे किया जा सकता है? इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर कर। क्लियर हुआ? तो हाइपरटेंशन यहाँ पर एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही है जिसके अंदर फोकस ये रहा है हमारा स्टार्टिंग से कि हम लोग क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकें। अब इसका फेज़ 1 फेज़ 2 लॉन्च हुआ, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको पढ़ने का एक तरीके से बिल्कुल भी आप कह सकते हो टाइम वेस्ट मत करना, यहाँ पे कोई भी इतना रोल नहीं देखने को मिलेगा। अब डायरेक्टली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसको बताओ। देखो सदर्न स्टेट्स की बात करें इंडिया के अंदर, जो साउथ साइड में आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरे कंट्री से कंपेयर करें तो सदर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा केस हैं। ऐसा खुद नेशनल फैमिली के हेल्थ सर्वे का लेटेस्ट एडिशन बोलता है। और यहाँ पे बताया कि लगभग 21.3% ऑफ वेमेन हैं और 24% ऑफ मेन हैं जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, ये हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं हमारे देश में। और सबसे ज़्यादा जो हाइपरटेंशन वाले लोग हैं वो आपको केरला में देखने को मिलेंगे। लगभग 32.8% के आसपास मेन हैं और 30.9% के आसपास वेमेन हैं जिनके अंदर ये हाइपरटेंशन पाया गया है। केरला के बाद में आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा जहाँ पर 31.4% मैन के अंदर हाइपरटेंशन है और 26.1% वेमेन के अंदर ये हाइपरटेंशन है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स के अलावा आप देख पाओगे जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक बदतर होती चली जा रही है। ये जो हाइपरटेंशन वाले केसेस हैं ये आपको सिख्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, फिर उसका जैन्स के अंदर, देन क्रिश्चियंस में। यहाँ पर ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। क्लियर हुआ? तो हाइपरटेंशन को लेकर एक डेटा था। आई होप आपने यहाँ पर बहुत कुछ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जान लिया है। फिर उसके बाद हमारे पास एक अगला एडिटोरियल है जो कि यहाँ पे चर्चा करता है मैरिटल रेप के बारे में। ठीक है, अभी इसके ऊपर आएंगे थोड़ा सा, उससे पहले एक और आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो वैसे तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में अपने आप में एडिटोरियल्स काफ़ी कम आते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे एक एडिटोरियल वैसे ये है, एक इंटरव्यू है, 2 व्यक्तियों के बीच में आपको ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इस इंटरव्यू को पढ़ना कोई ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल इंटरेस्टिंग सा है, ये बात करता है आरबीआई ने जो रिसेंट डेज में रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है उसके बारे में। आपको पता होगा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया, सीआरआर और एसएलआर को यहाँ पर इंक्रीज़ किया, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलो यहाँ पर सोच रहा था मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, लेकिन आपको एक बात और बता दूँ कि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दी है। अगर आप लोग सिंपल से यूट्यूब पर जाओगे, डायरेक्टली टाइप करना व्हाट इज़ रेपो रेट या सीआरआर या एसएलआर, कुछ भी लिख सकते हो, उसके आगे बाय दीपक यादव लिख देना, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। क्योंकि एक छोटा सा चैनल और क्रिएट किया है मैंने, मतलब एक बैकअप चैनल बना रखा है। वो बैकअप चैनल की मतलब उसको मैंने ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं है, अभी 2-4 दिन पहले उसको मैंने एक्टिव किया है, तो उसके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, थोड़े बहुत लोगों को यहाँ पर बताया है, तो आज मैं बता देता हूँ। तो बैकअप चैनल भी एक बना रखा है कि मतलब क्या होता है ना, काफ़ी सारे इश्यूज़ होते रहते हैं कभी कभी यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग और मेरे बीच में कोई कनेक्टिविटी टूटे ना, उसके लिए यहाँ पर एक बैकअप चैनल भी है। उस चैनल का जो लिंक है, सेकंड यूट्यूब चैनल लिंक के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे वो उस चैनल पर लेकर चला जाएगा। एजुकेशन अड्डा दीपक यादव नाम के से वो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर मैंने यहाँ पर कुछ क्लिप्स ऐड कर रखे हैं और वो इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं, मतलब उस चैनल पर भी आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 1% भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है करेंसी डेप्रिसिएशन को लेकर, प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस वो अपलोडेड हैं और डेली वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पर फोकस कर सकते हो थोड़ा सा। और यहाँ पे उसी वाले चैनल पर मैंने ये आरबीआई को लेकर पूरा का पूरा एक आर्टिकल दे रखा है, यानी कि जो रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना कर सकते हो, उस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख लेना उस वीडियो को, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी गई है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा, ये बात करता है मैरिटल रेप को लेकर। देखो मैरिटल रेप को लेकर क्या हुआ, रिसेंट डेज में दिल्ली हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। अब मैरिटल रेप को लेकर आपको पता है कि जो इंसान है उसको एक छूट मिल जाती है, खासकर आदमी को। मैरिटल रेप आपको नाम से पता चल रहा है कि शादी हो चुकी है एक आदमी औरत की। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो आदमी है, वो यहाँ पर फोर्स कर रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेक्स के लिए फोर्स किया जा रहा है विमेन को। तो वो यहाँ पे एक मैरिटल रेप की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसको लेकर विवाद रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो बेसिकली मैरिटल रेप कहलाता नहीं है।
मतलब हम लोग कहने को तो मैरिटल रेप बोल देते हैं, लेकिन आप देख पाओगे तो उस रेप को एक एक्सेप्शन मिला हुआ है, एक छूट मिली हुई है। तो यहाँ पर अगर आदमी के थ्रू वो काम किया जा रहा है, शादी के बाद में वो फोर्स किया जा रहा है वेमेन को, तो आप लोग देख पाओगे उसके बावजूद भी आदमी के रिगार्डिंग कुछ नहीं किया जा सकता, मैन के रिगार्डिंग कुछ नहीं किया जा सकता, कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि मैन को यहाँ पर छूट मिली हुई है, एक्सेप्शन मिला हुआ है आईपीसी के अंदर में। आईपीसी का एक सेक्शन है 375, वो यहाँ पर छूट देता है। तो इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा। विवाद ये रहा कि भाई कोर्ट के अंदर बार बार पिटीशन डाली गई है कि भाई करना क्या है, करना यह है कि भाई इस चीज़ को रेप की कैटेगरी में रखो, और जो यहाँ पर एक्सेप्शन दिया है ना, यहाँ पर मैन को वो एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए। रेप रेप है और ये एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद हो। अगर यहाँ पर वेमेन का इसमें कंसेंट नहीं है, वेमेन यहाँ पर इसको हानि कर रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो एक रेप की कैटेगरी के अंदर ही कहलाया जाएगा। तो कंसेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर बोला गया। लेकिन इसको लेकर रिसेंट डेज में एक वर्डिक्ट आता है, और इसी वर्डिक्ट के साथ साथ बहुत सारे वर्डिक्ट्स को ऐड किया गया। यहाँ पे जस्टिस सी हारी शंकर साहब हैं, इनका कहना यह है कि जो भाई यहाँ पर पिटीशन डाला गया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, आदमी को यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए इसकी, तो इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया, और ऐसे ही बहुत सारे और जजेस हैं जिन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनका कहना यह है कि देखो इसके की पॉइंट यहाँ पर यह है कि भाई देखो एक शादी हो चुकी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ये मैरिज है, ठीक है, इसको यहाँ पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा अगर ऐसा काम किया गया तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। प्लस फिर इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर काफ़ी सारे जजेस का कहना है। और इसको लेकर पिटीशन बार बार डाले जा रहे हैं। 2016 में भी यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो बार बार इसको रिजेक्ट किया गया है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। देन उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पे बोला गया कि देखो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो सेक्सुअल वायलेंस है इसके लिए कोई भी प्लेस नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, और ये जो मैरिज है यहाँ पर इसको मैरिज के अंदर एक छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैरिज के अंदर छूट मिल रही है इंसान के खिलाफ, यहाँ पर जो मैन है उसके खिलाफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर उसको छूट नहीं मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि मतलब एट द लास्ट जो फोकस है वो सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, चाहे वो रेप है बेसिकली, चाहे वो कैसा भी रेप हो, यहाँ पर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिले। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके पूरे एक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। मैरिटल रेप के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मैरिटल रेप को लेकर इंडिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर जो मैरिटल रेप है इसको प्रॉपरली कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया किसी भी कानून के अंदर, लेकिन जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 है, सेक्शन 375, ये डिफाइन करता है रेप को, और बोलता है कि भाई देखो जो फोर्सिबली सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मैन के थ्रू किया जा रहा है अपने वाइफ के प्रति तो वो रेप नहीं कहलाएगा, ऐसा यहाँ पर सेक्शन 375 बोलता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर जो वाइफ की एज 18 है या फिर 18 से ऊपर है, ठीक है, तो ये रेप की कैटेगरी नहीं है। अगर 18 से कम है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा, ये यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बोला गया। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे बोला गया इसका इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर आप देख पाओगे। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो यहाँ पर बोलता है कि जो ऑल इंडिया रिपोर्ट है, इन्होंने बोला कि बहुत सारी जो वुमेन हैं उनको फोर्स किया गया है सेक्स के लिए, ठीक है, उनके हस्बैंड के थ्रू, ऐसा भी हमें बहुत कुछ मिला है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। लेकिन बोला गया कि भाई यहाँ पर हमें हर चीज़ को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को देखना होगा, क्योंकि इसका फिर मिसयूज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो इसके ऊपर भी फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना मैरिटल रेप के बारे में कहाँ पर मेंशन है। तो मैरिटल रेप के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर, जहाँ पर एक तरीके से छूट मिल चुकी है आदमी को यहाँ पर एक तरीके की इम्यूनिटी मिल जाती है और वो रेप नहीं कहलाता है शादी के बाद में, ऐसा यहाँ पर ये आर्टिकल 375 बोलता है, सॉरी ये सेक्शन 375 बोलता है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर यही बोला जा रहा है बार बार कि भाई यहाँ पर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए और हस्बैंड को यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये रेप, देखो रेप कैसा भी हो तो यहाँ पर उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हो कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख सकते हो। देखते हैं यहाँ पर आप कितने लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिखते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैरिटल रेप को लेकर लीगल प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी मैरिटल रेप के अंदर जो एक्सेप्शन देने के बारे में चर्चा की जा रही है, इसको लेकर काफ़ी सारी दिक्कत भी देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पर। दिक्कत क्या है, सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे यह है कि अगर इसमें एक्सेप्शन ये दिया हुआ जो है, यानी कि वेमेन को मैन को यहाँ पर जो छूट मिल रही है इस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं वेमेन के बेसिक राइट के अगेंस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है वो सभी के पास है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सभी के पास राइट्स हैं, पर्सनल लिबर्टी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वेमेन के जो ये राइट्स हैं वो वायलेट होते हुए नजर आ रहे हैं इस स्टेप की वजह से। फिर यहाँ पर बोला गया
कि जब गवर्नमेंट का स्टैंड देखते हो, गवर्नमेंट यहाँ पर बोलती है कि भाई अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया ना, तो देखो चांसेस ये हैं कि जो लीगल प्रोविजंस हैं उसका मिसयूज़ बहुत हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। यहाँ पे डाउरी एक्ट, यानी कि जो दहेज वाला जो एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, दहेज को रोकने के लिए जो एक्ट है उसका बहुत मिसयूज़ होता है। लड़कों के ऊपर यहाँ पर बहुत गलत तरीके से उनको फंसा देते हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर जेल के अंदर आती है। एक सर्वे में हमने रिसेंट डेज में डिस्कस भी किया था कि हाँ बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन एक्ट का पहले से ही बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर इस मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर देंगे तो एक बहुत आसानी से एक टूल बन जाएगा वेमेन के लिए, काफ़ी सारी वेमेन के लिए, कि वो अपने हस्बैंड्स को हैरेस कर सकें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। आई होप आप लोगों ने इसको भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो ये कुछ एडिटोरियल्स थे, हमने पूरे एडिटोरियल डिस्कशन को कर लिया। बाकी यहाँ पर कोविड-19 को लेकर चर्चा की गई है, भाई हटा दो इसे, ये बकवास आर्टिकल है, क्लियर हो चुका। बाकी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया ये वाला जो आर्टिकल है, इसके लिए प्लीज़ आप ये काम कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर ही मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, बहुत डिटेल से आपको समझाया है, ठीक है। सीधा सा टाइप करना व्हाट इज़ रेपो रेट या CRR कर देना टाइप, या व्हाट इज़ SLR टाइप कर देना, बाय दीपक यादव एजुकेशन लिख देना या दीपक यादव लिख देना, आपके सामने वो वीडियो आएगा। प्लीज़ जाकर उसे एक बार वॉच करो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। बाकी लास्ट एक आर्टिकल रह गया बिजनेस पेज पर, जो हमारा इकोनॉमी सेक्शन है। इकोनॉमी सेक्शन पर जो ये आर्टिकल है बात करता है GDP के बारे में। देखो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ है हमारी, वो यहाँ पर 8% की देखने को मिल सकती है 2022-23 के अंदर, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो ऐसे आर्टिकल पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना होता है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये हर महीने में 10 आर्टिकल ऐसे कवर होते हैं, भाई इतनी % हो सकती है, इतनी % हो सकती है। तो यहाँ पर बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बस खाली दिखाना चाहता था कि यहाँ पे इकोनॉमी सेक्शन पे कुछ है नहीं पढ़ने लायक, ओके। बाकी GDP आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हमारे पूरे कंट्री की ग्रोथ को डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला C+I+G+X-M होता है, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। अब लास्ट में क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस क्राफ्ट, तो इसमें से स्पेस क्राफ्ट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी देखने को मिल जाएगा, कैसिनी-हुइगेन्स। ये एक स्पेस रिसर्च मिशन है जिसको हम लोग कैसिनी के नाम से जानते हैं, तो ये आपको एक स्पेस क्राफ्ट देखने को मिल जाता है, ओके। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।